Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from Prep Ladder. हेलो ड्रीमर्स, वेलकम टू प्रेप लैडर्स। डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज है 13 अप्रैल और हम देख रहे हैं 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स। सबसे पहला आर्टिकल आज रहेगा इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग। ये ऑनगोइंग न्यूज़ है, फर्दर डेवलप होगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है जो आज हम ज़रूर देखेंगे। सेकेंड है द लैंग्वेजेस इंडिया स्पीक। हमें पता है इंडिया एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है जहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। लैंग्वेजेस को लेकर कुछ न्यूज़ में अभी चल रहा है, क्या है हम देखेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, सीपीआई एंड डब्ल्यूटीआई। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन एंड डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, दोनों को हम डिटेल में देखेंगे। फोर्थ और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्टिंग इंडियाज प्रेसिडेंट। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है व्हाट इज 2+2 डायलॉग। 2+2 डायलॉग दो कंट्रीज के बीच में जब 2 डिग्नेटरीज आपस में मिलते हैं, ये डिग्नेटरीज हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे। इस तरह के डायलॉग को 2+2 डायलॉग कहते हैं। करंटली हमारा इंडिया का यूएस के साथ 2+2 डायलॉग चल रहा है, जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी से मिलने गए हैं। इस तरह का डायलॉग हमारा और 4 कंट्रीज के साथ है। आप इन कंट्रीज के नाम जरूर याद रखिए, हो सकता है कि पीटी में इस पर क्वेश्चन आ जाए। फर्स्ट कंट्री यूएस, जिसके साथ हम करंटली अभी कर रहे हैं, ये हमारा यूएस के साथ 4th डायलॉग है। सेकेंड रहेगा जापान, थर्ड है रशिया और फोर्थ एंड द रीसेंट मोस्ट है ऑस्ट्रेलिया। इन 4 कंट्रीज के साथ हमारे 2+2 डायलॉग रिलेशनशिप्स हैं। मेजर टेक अवे, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? आज ही के न्यूज़पेपर में एक इंपॉर्टेंट टेक अवे आया था जो पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस पर एस्पिरेंट्स को काम आ सकता है, जो है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स क्या है? ये एक मल्टीनेशनल अरेंजमेंट है, ये पार्टनरशिप है जो 2001 में स्टैब्लिश की गई थी। इसमें टोटल 33 मेंबर्स हैं। इंडिया इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन एसोसिएट मेंबर बन चुका है ड्यूरिंग द करंट ऑनगोइंग डायलॉग्स। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स, इसका सोल पर्पस है टू कंट्रोल इलीगल एक्ट्स इन मैरीटाइम रीजन। इसमें कौन कौन से इलीगल एक्ट्स आ जाएंगे? पायरेसी, नार्कोटिक्स, वेपन स्मगलिंग एंड टेरर। इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स बनाया गया है। ठीक है, ये पीटी रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, द लैंग्वेजेस इंडिया स्पीक। देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर डेली फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हिंदी लैंग्वेज को लेकर काफ़ी स्टेट्स में कंट्रोवर्सीज चल रही है। रिसेंटली हमारे होम मिनिस्टर ऑनरेबल अमित शाह ने स्टेट्स को एडवाइस दिया है कि वो म्यूचुअल कम्युनिकेशन हिंदी लैंग्वेज में करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर लोकल लैंग्वेज। यानी एक सजेशन है, एक एडवाइस है कि आप अपनी लोकल लैंग्वेजेस के साथ हिंदी लैंग्वेज को भी यूज़ करें। इसी तरीके से कुछ स्टेट्स में हिंदी लैंग्वेज को कंपलसरी बनाए, एजुकेशन के लिए कंपलसरी बनाने की भी बात की जा रही है। इन्हीं डिस्कशंस को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फॉर योर एसे राइटिंग, इसी तरीके से जो लोग अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, अप्रैल में काफ़ी सारे लोगों के इंटरव्यू हैं, उन लोगों के लिए ये डेटा, ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम अगर लैंग्वेज, इंडिया की लैंग्वेजेस देखते हैं तो सबसे ज़्यादा स्पोकन लैंग्वेज है हिंदी, जो कि 44% ऑफ द पॉपुलेशन बोलती है, ऑलमोस्ट 44%। अगर हम एग्जैक्टली कहें तो 43.63% पॉपुलेशन हिंदी कहती है। सेकेंड नंबर पर जो लैंग्वेज आती है वो है बंगाली, देन मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू एंड कन्नड़ा, एंड देन अदर लैंग्वेजेस। ये कुछ लैंग्वेजेस आप याद रखिए। इसके अलावा आप यहाँ अगर दूसरा ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर लैंग्वेजेस की ग्रोथ दिखाई दी है, यानी कौन सी लैंग्वेज कितना ग्रो कर रही है। तो इसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग भी हिंदी लैंग्वेज है। ड्यूरिंग लास्ट 5 डिकेड्स, 1971 से 2011, हिंदी ने 160% ग्रो किया है, यानी हर 100 लोगों में 60 लोगों का इंक्रीमेंट हुआ है जो कि हिंदी बोलते हैं।
तो ये इन्फोग्राफिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर पीटी, मेंस एज वेल एज फॉर इंटरव्यू। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, इन्फ्लेशन, सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। इन्फ्लेशन यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पीटी में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर की स्टडी करते रहिए, इससे आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में आसानी होगी। तो हम सीपीआई और डब्ल्यूपीआई को थोड़ी डिटेल में देखते हैं। न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट ये था कि रिसेंटली जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है या सीपीआई इन्फ्लेशन है, वो आरबीआई की थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुका है। आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी ने थ्रेशोल्ड डिसाइड किया था 4 + -2, यानी टोटल होता है 6। 2 to 6 की रेंज में इन्फ्लेशन ना बढ़े, इसके लिए आरबीआई कोशिश करती है, लेकिन रिसेंटली हमारा इन्फ्लेशन 7% हो गया है, इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ में रहा है। तो हम देखते हैं कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई क्या है। सीपीआई क्या मेजर करता है? इट मेजर्स प्राइस चेंजेस फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ रिटेल बायर्स और कंज्यूमर। आप और हम क्या कंज्यूम करते हैं, इसके प्राइसेस कितने फ्लक्चुएट हो रहे हैं, इसको मेजर करेगा सीपीआई। जबकि डब्ल्यूपीआई क्या करता है? इट मेजर्स चेंजेस इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड इन होलसेल मार्केट। जो लार्ज स्केल या बल्क सेल होता है, उसमें प्राइसेस कैसे फ्लक्चुएट हो रहे हैं, उसको नोट करेगा डब्ल्यूपीआई। सीपीआई को कौन रिलीज करता है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और एनएसओ किस मिनिस्ट्री का पार्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसी के कंपैरिजन में अगर हम डब्ल्यूपीआई देखते हैं, तो डब्ल्यूपीआई इज रिलीज्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि हमारी डीपीआईआईटी का पार्ट है। डीपीआईआईटी क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये किस मिनिस्ट्री का पार्ट होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये जो पॉइंटर्स है ये आप जरूर याद रखिए, इसके ऊपर डायरेक्टली पीटी क्वेश्चन पूछता है। अब आते हैं हम बेस ईयर की तरफ। सीपीआई का बेस ईयर है 2012 और डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर है 2011-12, ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पर मेनली जो डिफरेंस आ जाता है वो इनके पार्टिकुलर्स का है, यानी ये किस चीज़ पर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। सीपीआई में जब इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है तो उसमें गुड्स एज वेल एज सर्विसेज दोनों ही काउंट होती है, जबकि डब्ल्यूपीआई में जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है वो सिर्फ गुड्स के बेसिस पे होता है। जैसे मैं एग्जांपल देके आपको बताती हूँ, सीपीआई में इन्फ्लेशन काउंट करते वक्त आपकी डेली रूटीन की चीज़ें, आप क्या खाना खा रहे हैं, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब आएगी। साथ में एजुकेशन प्राइसेस, हेल्थ कंसल्टेशन प्राइसेस और इस तरह की जो दूसरी सर्विसेज है उनके प्राइसेस में क्या चेंज आ रहा है, ये भी सीपीआई में इंक्लूडेड होता है, जबकि डब्ल्यूपीआई में सिर्फ होलसेल गुड्स होगी। ठीक है, इस तरह के इन्फ्लेशन इंडाइसेस और दूसरे टर्म्स अभी न्यूज़ में और ज़्यादा आ रहे हैं। हम डेली कुछ कुछ टर्म्स को लेते जाएंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग इंडियाज प्रेसिडेंट। हमारे करंट प्रेसिडेंट ऑनरेबल मिस्टर रामनाथ कोविंद जुलाई 2022 में अपना टेन्योर कंप्लीट करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, इंडिया के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। इस इलेक्शन के लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम अब देखते हैं। सबसे पहले रहेंगे आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से आर्टिकल्स प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ आप याद रखिए आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक टोटल 11 आर्टिकल्स है जो डायरेक्टली रिलेटेड है विद प्रेसिडेंट। इसमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन, नॉमिनेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सभी चीज़ें डिटेल में दी हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहला है हु कंडक्ट्स इलेक्शन। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट कौन करता है, तो ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू से। हु कैन वोट, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए वोट कौन करेगा। यहाँ पर एक वोटिंग कॉलेजियम है, यानी एक सेटअप है, ये सारे लोग इसमें वोट कर सकते हैं। कॉलेजियम में कौन कौन आता है ये याद रखिए। इलेक्टेड मेंबर, रिमेंबर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबलीज।
लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के लिए वोट करेंगे। कौन वोट नहीं करेगा? नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल सभी स्टेट में नहीं है। जितने स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, भले ही उनके मेंबर्स इलेक्टेड हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये कॉलेजियम है, याद रखिए। अब आते हैं हम नॉमिनेशन की तरफ कि प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन कैसे होता है। नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट, जो कोई भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खुद को नॉमिनेट करना चाहता है या उनके सपोर्टर्स उन्हें नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स, यानी 50 लोग ऐसे हों जो प्रपोजल करें और 50 लोग ऐसे हों जो इस प्रपोजल को सेकेंड करें। इन लोगों के प्रपोजल और सेकेंडर के बाद में पर्टिकुलर पर्सन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए नॉमिनेट हो जाता है। अब हम वैल्यू ऑफ वोट्स की बात करते हैं। वैल्यू ऑफ वोट्स में पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज किया जाता है। जैसे नॉर्मल इलेक्शन में एक वोट का एक वैल्यू रहेगा, वैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक वोट का एक वैल्यू नहीं होता है, बल्कि इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज किया जाता है। जैसे एक एमएलए के वोट का वैल्यू अगर आपको निकालना है, तो उस एमएलए की स्टेट की टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमएलए इनटू क्वोशंट 1000। इस फॉर्मूले के थ्रू से हम एमएलए के वोट की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे ही एमपी के वोट की अगर वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एक एमपी के वोट की वैल्यू होगी टोटल वैल्यू ऑफ टोटल एमएलएस। एक एमपी के वोट की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो ये होगा टोटल वैल्यू ऑफ टोटल एमएलएस, यानी पूरे इंडिया के सभी स्टेट के टोटल एमएलएस का के वोट का जो वैल्यू होगा उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ एमपीज से, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के इलेक्टेड एमपीज की नंबर से उसको डिवाइड करेंगे। ये होगा 1 एमपी के वोट का वैल्यू। लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये फॉर्मूला आप याद रखिए। अब लास्ट पॉइंट हम देखते हैं इसी में, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू सिक्योर अ विक्ट्री, यानी एक पर्टिकुलर पर्सन को जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा है, उसे जीतने के लिए क्या चाहिए। देखिए, इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, फॉर एग्जाम्पल 3 लोग हैं ए, बी और सी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए फाइट कर रहे हैं। फर्स्ट राउंड जब वोट काउंटिंग होती है, तब पता चलता है कि टोटल 100 वोट्स में से फर्स्ट प्रेफरेंस वोट आए हैं ए के लिए 20, बी के लिए आए हैं 40 और सी के लिए आए 40। तो ये जो पर्टिकुलर ए है, इसको लीस्ट वोट है, तो इसके जो 20 वोट्स है इसको अलग करेंगे और ये ए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रेस से बाहर हो जाएगा, बिकॉज इसको सबसे कम वोट है। अब इनके जो 20 वोट्स है, इनके चिट्स पर सेकेंड प्रेफरेंस काउंट किया जाएगा कि ए के वोट में सेकेंड प्रेफरेंस किसको दिया गया था, और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन बी एंड सी। सपोज इन 20 वोट्स में से 15 वोट्स ऐसे हैं जिन्होंने सेकेंड प्रेफरेंस दिया था बी को, और 5 वोट्स ऐसे हैं जिन्होंने सेकेंड प्रेफरेंस दिया था सी को। तो 15 यहाँ ऐड हो जाएंगे और 5 यहाँ ऐड हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं बी को मिले हैं 55 वोट्स और सी को मिले हैं 45 वोट्स। सो बी विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशनल रहा होगा। इसी तरीके से करंट अफेयर से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन डेली डोज को रोज़ाना देखते रहें। थैंक यू।